नमस्कार दोस्तों, मोस्ट वेलकम टू संभव एजुकेशन क्लासेस। मैथ्स की इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। परसेंटेज के हमने 5 पार्ट को ख़त्म किया। आज ही हमारा छठा पार्ट है। छठे पार्ट का हम लोग एनालिसिस करेंगे और पहले बेसिक को समझते हुए फिर एडवांस की तरफ धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं। और जितने भी आपने क्वेश्चन सीखा उसमें बेसिक फंडामेंटल जो स्ट्रक्चर है उस पर बढ़िया से गहनता से अध्ययन किया और उसके बाद बेस्ट अप्रोच लगा के उसको क्वेश्चनों को सॉल्व किया। तो आइए शुरुआत करते हैं, लेते हैं इस सेशन का पहला क्वेश्चन। और पहले क्वेश्चन से पहले एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं, कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद चीज़ें आपको आसान नजर आएगी। जैसे हमने कहा कि आपकी जो इनकम है, इनकम 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 बराबर क्या होगी? आप कहेंगे कि वह एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यानी कि आय बराबर खर्च प्लस बचत। यही तो करते हैं कि आपके पास मान लो 100 रुपीज़ हैं, उसमें से आपने 50 रुपया खर्च कर दिए तो 50 रुपया ही आपके पास बचे। अगर आपके पास मान लीजिए 100 है और आपने इस बार 80 रुपया खर्च किया, 30 रुपया आपके पास बच गया। तो आपने क्या किया कि ये खर्च और बचत को दोनों को जोड़ के अपनी आय बताई कि भाई हमारे पास 100 रुपीज़ है, हमारी इनकम जो है 100 रुपीज़ की है। अब ध्यान में रखिएगा, अगर खर्च में बढ़ोतरी कर दे या बचत में कोई बढ़ोतरी करे या दोनों में बढ़ोतरी करे तो उसका प्रभाव कहाँ पर पड़ेगा? क्या इनकम पे? अगर इनकम कांस्टेंट है तो खर्च या बढ़ोतरी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शन हो जाएंगे। चलिए अभी उन चीज़ों को भी समझेंगे। अगर हमने कहा कि खर्च को हमने 10% बढ़ा दिया, 10% बढ़ाने का मतलब है, 10% बढ़ाने का मतलब इसका 10% 8 रुपया हमने बढ़ा दिया। और जो बचत है उसको कितना परसेंट बढ़ा दिया? मान लीजिए 20% बढ़ा दिया, मान लीजिए 20% बढ़ा दिया, 20% का 4 रुपया। तो आप ध्यान दीजिए कि खर्च में हमारे 8 रुपया बढ़ा, बचत में हमारे 4 रुपया बढ़ गया, तो इसका प्रभाव कहाँ पड़ेगा? आय पे पड़ जाएगा। यानी कि आय भी हमारी बढ़ानी पड़ेगी। तो आय हमारी कितनी बढ़ानी पड़ेगी? 12 रुपया बढ़ानी पड़ेगी। और 12 रुपया का मतलब 12%। तो आपने देखा कि जब हमने खर्च को इंक्रीज किया, बचत को भी इंक्रीज किया, तो इसका प्रभाव जो पड़ा वह हमारी इनकम इंक्रीजिंग पे पड़ गया कि हमारी आय अब कितनी बढ़ानी पड़ेगी। अब दूसरा तरीका देखिए, यह टर्म तो हमने समझा। अगर यहीं पर आपको कहा जाए, यहां पर कहा जाए कि आपके पास 100 रुपये हैं और 80 रुपया आपने खर्च किया, 20 रुपया आपने बचाया, तो आपकी इनकम क्या है? 100, एक्सपेंडिचर 80 और सेविंग है आपकी 20 रुपीज। आपने कहा कि हमारी इस बार इनकम बढ़ गई 20%। 20% का मतलब होता है 20 रुपये। 30 रुपया हमारी बढ़ गई इनकम, और जो एक्सपेंडिचर था वह बढ़ा हमारा कितना? 20%। यह भी बढ़ गया 20%, ये भी बढ़ गया, तो ये कितना हो जाएगा? 16 रुपया बढ़ा। तो आप ये बताइए कि 16 में कितना जोड़ दिया जाए 20 हो जाए? तो आप कहेंगे 4 रुपया जोड़ दीजिए, 4 जोड़ दीजिए तो ये 30 रुपया बन जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा कि यह जो 4 रुपया है ये 20 पे ही बढ़ा है, तो कितने परसेंट की बढ़ोतरी हुई है? आप कहेंगे परसेंट इंक्रीज जो हुआ है 4/20, 100, 5, 1 और 20% की इसमें बढ़ोतरी। आई होप कि ये चीज आपकी समझ में आई होगी। बस सारी चीज इसी पर पूरा कॉन्सेप्ट डिपेंड है। चलिए अब क्वेश्चन को लेते हैं। राघव अपनी आय का 80% खर्च कर देता है। तो आप जानते हैं इनकम इज इक्वल टू क्या होता है? इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। आपने कहा कि 80 रुपया खर्च करता है
इसका मतलब उसकी इनकम हमने कहा 100 रुपया थी, और तो सेविंग कितना करेगा 20 रुपीज का। यदि आय 12% बढ़ जाए, 12% बढ़ने का मतलब 12 रुपया इसकी आय बढ़ गई, 12% बढ़ा दिया। अब क्या किया, सेविंग में 10% की कमी होती है, 10% की कमी का मतलब होता है -10% की कमी का मतलब ये कितना हो जाएगा -2। अब इसमें हम कितना करेंगे, कितना ऐड करें कि हमारा 12 हो जाए, तो आप कहेंगे ये करेंगे 14, यानी कि 80 रुपए पे 14 रुपया बढ़ाएंगे तो परसेंट कितना बढ़ जाएगा, आप कहेंगे 14/80, तो 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, तो 7, 7 पच्चे 35, 17 दूना 34, 17.5%, यानी 17.5% आपका एक करेक्ट आंसर। अच्छा, इसको लगाने के लिए कई तरीकों का यूज किया जाता है। एक डेविएशन मेथड है, उसको भी यूज करते हैं। तो डेविएशन मेथड हम चलो सीख ही लेंगे थोड़ी देर में, लेकिन ये सबसे आसान तरीका है। डेविएशन मेथड भी बहुत बेहतरीन है, जब कहीं जटिल कॉम्प्लिकेटेड टर्म आता है तो भी आसानी से जो डेविएशन मेथड से हो जाएगा। एक सेकंड, चलो इसी में डेविएशन भी समझ लेते हैं। हमने कहा ये वाला एक टर्म है डेविएशन का, ताकि कहीं भी यूज लगे तो हम उसको कर सके। हमने कहा इनकम हमारे पास 100 की है, एक्सपेंडिचर हमारा 80 और सेविंग हमारी 20 की, सेविंग हमारी 20 की है। हमने कहा कि भाई हमारी इनकम 20% अगर इंक्रीज हो जाए तो मजा आ जाए, तो हमने कहा 20% हमने इंक्रीज कर दिया। लेकिन अब ध्यान में रखें कि यहाँ पर कहा गया कि हमारी जो सेविंग है वह केवल 10% इंक्रीज हो, 10% इंक्रीज हो। तो ये बताइए एक्सपेंडिचर कितना परसेंट होगा, इंक्रीज होगा। तो हमने कहा 10% इंक्रीज का मतलब 2% ही इंक्रीज हुई है। हमारी जो 20 में 20 रुपया बचत थी, अब 22 रुपया बचत हो गई। तो अब ध्यान में रखिएगा, अगर हमने कहा कि इनकम में 20% की बढ़ोतरी, तो इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं इसमें भी 20% की बढ़ोतरी करूं और इसमें भी 20% की बढ़ोतरी करूं, तो आप कहेंगे हाँ यार, दोनों में 20-20% की बढ़ोतरी हो जाएगी तो बराबर जो है, तो इनकम में जो है 20% की बढ़ोतरी हुई तो ये बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मामला ये फंसा कि यहाँ 20% ना होके, यहाँ 20% ना होके 10% ही हुआ, यानी कि जो 10% और बचा है 2 रुपया, वह किस पे शिफ्ट होगा, 8 पे शिफ्ट होगा। अब परसेंट निकाल दीजिए, इसका तो 20% बढ़ा ही है, एक्सपेंडिचर 20% बढ़ा ही है। अब प्लस 2 × 100/80, तो इसको काट देंगे, तो 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, 2 से काटेंगे 4 और ये हो जाएगा 2.5। तो 20 प्लस 2.5, नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, यहाँ पर 2.5 नहीं नहीं, ये नहीं है ना, 4 एक कम 4 और बचेगा, और 2.5 ये होगा ना, 1.25, 1.25, तो आ जाएगा 21.25, इतना का बढ़ोतरी होगा। कितने का बढ़ोतरी होगा, 21.25%। हमने क्या किया, 20% से जो इंक्रीज हुआ था, 2 रुपया जो इंक्रीज हुआ था वो किसको मिलेगा, वह वो खर्च में शामिल कर दिया। तो खर्च में ये 2 रुपया 80 का कितना परसेंट है, तो उसका परसेंट निकाल के और 20 में जोड़ देंगे तो हमारा डेविएशन मेथड से आ जाएगा। तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, बस इसका जो एक्स्ट्रा अमाउंट है, यानी कि 20% तो हमने ये किया, हमने कहा कि यहाँ से मैं रिमूव करके इसको लिखूंगा केवल 100 = 80 + 20। अब मुझे कितना, भाई 20% इसमें इंक्रीज मुझे चाहिए, 20% टोटल में ओवरऑल में इंक्रीज है, लेकिन यहाँ कहा गया 10%, तो मैं केवल इसका 10% ही निकालूंगा। 10% 2 रुपीज़ होता है, और यह 2 रुपया शिफ्ट करूंगा मैं 80 रुपये के ऊपर, तो 2/80 200 = 1.25। अब ये 20 +
21.25, तो 21.25 आपका आंसर। ये है डेविएशन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जो बेहतर लगे उससे क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन सॉल्व होने से मतलब है। इस क्वेश्चन में कह रहा है मोनिका अपनी आय का 72% खर्च कर देती है, यानी कि अगर उसकी इनकम 100 रुपीज है तो वह एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग ये इनकम के बराबर होती है। 72 रुपीज उससे खर्च करती है, तो 28 रुपीज वह जो है सेविंग करती है। उसकी आय 20% बढ़ जाए, 20% का मतलब 20 रुपीज बढ़ गई। बचत में 15% की वृद्धि करेंगे। बचत में 15% का वृद्धि का मतलब अगर मैं कहूँगा 15% इसका निकालना है तो 10% तो मैं जान रहा हूँ 2.8 है, और 5% इनका आधा 1.4, तो 8 4 12, 2 दूना 4, ये हो गया 42, यानी कि 4.2 रुपीज ये बढ़ गया, इसमें बढ़ गया है। अब देखिए, अब मैं कहूँगा कि इन एक्सपेंडिचर में कितना, उसके खर्च में कितने की वृद्धि होगी। आप कहेंगे कि 20 में से जब इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 15.8, 15.8, 15.8 की वृद्धि होती है। तो 15.8 200 डिवाइडेड बाई 72, 36, और 2 सत्ते 14, 2 नवा 18, और कुछ कटने लायक है? 4 से काटे, 4 नवाई 36, 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 25, और 25 नवा 225, तो 5 22 हो गया, 25 सत्ते 175, 175, तो ये हो जाएगा 7 9 1, और ये पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर 9। अब इसको डिवाइड कर देते हैं 9 से, 9 दूना 18, 18 एक बचा है 17, 9 एक कम 9, 21 पॉइंट, तो एक ही में है 21.9%, 21.9%। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अनु अपनी मासिक आय का 68% खर्च कर देती है। अनु अपनी मासिक आय का जब खर्च करती है 68%, तो हम कहेंगे कि इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग है। इनकम उसकी 100 रुपीज, खर्च करती है 68 रुपीज, बचाती है क्या 32 रुपीज, यही तो है, इतना बचाती है। अब कह रहा है मासिक आय उसकी 20% इंक्रीज हो गई। इस 20% इंक्रीज का मतलब होता है 20 रुपीज इंक्रीज हुई। उसकी मासिक बचत सेविंग 9 सही 1/8 की वृद्धि हो जाती है, तो 9 अठे 72, 3 75, यानी कि 75/8, 75/8, 75/8 को फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे 1/100, तो 25 3 75, 30 चौके 100, तो आ जाएगा 3/32, तो यानी कि इसका 3/32 32, तो ये आ जाएगा 3 रुपये आ गया। अब इसमें कितने की वृद्धि होगी, आप कहेंगे 17 की, तभी तो ये बराबर आएगा 20 के। अब परसेंट में चेंजिंग क्या आएगी, परसेंट में बदलाव, तो आप कहेंगे 17 रुपया है और बेस कितना है एक्सपेंडिचर 68 रुपया, इंटू 100, 17 चौके 68, और आ जाएगा 25% है कहीं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% एक्सपेंडिचर कर देता है, तो हमने कहा इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनकम कितनी है 100 रुपीज है, एक्सपेंडिचर कितना है 75 रुपीज है, और शेविंग है 25 रुपीज। यदि उसकी आय 28% इंक्रीज हो जाती है, तो ये इंक्रीज होती है तो 28% की वृद्धि हुई, यानी 28%, 28 रुपया बढ़ गई। उसके एक्सपेंडिचर में 20% की वृद्धि, एक्सपेंडिचर में 20% का वृद्धि का मतलब होता है 15 रुपया इसमें बढ़ जाता है। कितना बढ़ेगा 15 रुपया, तो 15 + 13 होता है 28,
तो 13 रुपया किस पे बढ़ा है? आपकी सेविंग पर। उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? तो परसेंट वृद्धि इज इक्वल टू 13/25 टू 100, तो 4 टाइम्स कट जाएगा, तेरे चौके 52% इंक्रीज हुआ। क्या हुआ? डिक्रीज नहीं, इंक्रीज है कहीं, इंक्रीज। ऑप्शन नंबर बी। ले नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। एक आदमी अपनी आय का 72% खर्च कर देता है। 72% खर्च का मतलब होता है, हमने कहा कि उसकी इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। उसकी इनकम मान लो 100 रुपीज़ है, 72 रुपया खर्चा कर दिया, 28 रुपया बच गया। उसकी आय जो है, इनकम 28% बढ़ी है, तो इनकम 28% बढ़ी है, यानी कि 28 रुपया का चेंजिंग आया, 28 रुपया बढ़ी है, 128 हो गई है, यानी 28 रुपये का चेंजिंग आया। उसके व्यय में 25% की वृद्धि हुई। 25% का मतलब होता है 1/4, तो 18 चौक 72, यानी कि 18 रुपया का एक्सपेंडिचर में बढ़ोतरी हुई। तो सेविंग में कितनी होगी? 10 रुपीज़। इस पर होगा 28 पर, तो 10/28 200, तो 25 और ये 7 हो जाएगा, 7 चौक 28, तो 250/7, 7 तिरिक 21 और 7 पच्चे 35.7%। कितना बढ़ा? 35.7% इंक्रीज हुआ। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। एक राजू अपनी आय के खर्च से 44.44% अधिक है। 44.44% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है, वह होता है आपका 4/9। वह हो जाएगा आपका 4/9, 4/, तो 9 पे 4 रुपए की बढ़ोतरी हो रही है, यानी 13/9, 13/9 उसका फ्रैक्शन वैल्यू। तो 9, 13 क्या है? वह उसकी इनकम है। 9 क्या है? उसका एक्सपेंडिचर है। तो हम जानते हैं इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। एक्सपेंडिचर कितना है? आपका 9 यूनिट। इनकम कितनी है? 13 यूनिट। तो सेविंग कितनी आ जाएगी? आप कहेंगे 4 यूनिट आएगी। अब कह रहा है कि उसकी आय में 60% की वृद्धि हो जाए। अगर 60% की वृद्धि करेंगे तो 16, 160 हो जाएगा, 16 या 48, और 16 कम 16 4 20, यानी कि यह 13 से बढ़ के 20.8 हो जाएगी। जब हम 60% की वृद्धि करेंगे, 60% की वृद्धि करेंगे तो 20.8 हो जाएगी। और व्यय में, एक्सपेंडिचर में 70% की वृद्धि करना है, तो जब 70% की हम इसमें वृद्धि करेंगे तो ये हो जाएगा, 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 153, तो पॉइंट लगाएंगे 15.3% हो जाएगा। 15.3, यानी 9 से बढ़ के 15.3 हो गया। तो सेविंग कितनी बढ़ेगी? तो आप सेविंग कहेंगे कि ये बढ़ जाएगी 5.5। कितनी बढ़ गई? 5.5। अब कह रहा है कि उसकी सेविंग 12,000 रुपये बढ़ जाती। पहले कितनी थी? 4 यूनिट, अब हो गई है 5.5 यूनिट। तो कितनी बढ़ी है? 1.5 यूनिट बढ़ गई है। और ये रिप्रेजेंट कितने को करती है? 12,000, 12,000 को। तो प्रारंभिक व्यय और प्रारंभिक बचत में जो अंतर है वह कितना? तो आप यहाँ एक जीरो बढ़ा दीजिए, पॉइंट को रिमूव कर दीजिए और 3 से काट देंगे, 3 15 और 3 चौक 12, 40,000। तो 5 यूनिट की वैल्यू 40,000। और यहाँ पर आप देखेंगे 9 एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर और सेविंग का जो डिफरेंस है वो 5 यूनिट, और तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 40,000। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। साहिल अपनी आय का 87.5% खर्च करता है। एक्सपेंडिचर कितना करता है? 87.5%। तो हमने कहा कि 87.5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या कितना होगा? तो 35/40 हो जाएगा। ये है उसकी इनकम
और ए है उसका एक्सपेंडिचर। तो हमने कहा, हमने ये सीखा है इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनकम कितना है 40 यूनिट है, एक्सपेंडिचर 35 है, तो सेविंग कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे 5 यूनिट। अब ध्यान दीजिएगा कि उसकी आय कितनी बढ़ी है, 11/1/9। तो हम कहेंगे 11/1/9 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/9 होता है। 9 पे 1 बढ़ गया, यानी कि वो बन गया आपका 10/9। तो 10/9 को तो 9 यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उसके रेशियो में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन हमारे लिए आसानी हो जाएगी। तो 10/9 करेंगे तो कितना हो जाएगा 400। अब ध्यान दीजिएगा उसके व्यय में 14.28% की गई। तो 14.28% का मतलब होता है 1/7। 1/7, तो 7 पे 1 की वृद्धि हो गई, तो नया जो फ्रैक्शन बना 8/7 बन गया। इसमें वृद्धि हुई है एक्सपेंडिचर, यहाँ मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 8/7 से। तो 7×5 = 35, तो आपका आ जाएगा 5×8 = 40, 4×9 = 36, 360, 360। तो कितने रुपए सेविंग में वृद्धि होगी, आप कहेंगे 40 रुपए की वृद्धि सेविंग में होगी। लेकिन यहाँ पर पूछा है उसकी वर्तमान बचत क्या है, तो सेविंग से उसकी इनकम से उसकी सेविंग का रेशियो, वहाँ परसेंटेज पूछा है। तो इनकम इसकी 400 है और सेविंग इसकी 40 रुपया है, तो कितने परसेंट बढ़ा है, ये कितने परसेंट है, आप कहेंगे 10%। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। सोनू अपनी आय का 15% बचा लेती। तो हमने कहा सोनू की जो इनकम है वह 100 रुपीज, और एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग उसकी इनकम के बराबर होती है। तो ये आपका 15 रुपया सेव करती है, तो 85 रुपया आपका खत्म कर। उसकी आय कितनी बढ़ गई, 20 रुपया बढ़ गई, तो 20 रुपया इसने बढ़ा दिया। अब वह पहले जितना ही बचत करती है, पहले यानी कि उसकी बचत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, बचत वही शून्य है स्थिति में है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं। तो हमने कहा उसकी चेंजिंग बचत चेंजिंग 0 है। और तो आप कहेंगे कि जो ओवरऑल उसकी इनकम में वृद्धि हुई है, तो यानी कि वह अपने खर्च को भी बढ़ा दिया। तो खर्च कितना 20%, 0 + 20 = 20। तो किस पे बढ़ाया है, तो उसके खर्च में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो आप कहेंगे कि प्रतिशत चेंजिंग जो आएगा वह 20 रुपीज चेंज हुआ है किस पर, 85 पर 200। तो ये हो जाएगा 17, और ये हो जाएगा 400। 17, 17×2 = 34, 17×3 = 51.5। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 23.5% इंक्रीज होगी इसकी जो है खर्च में, एक्सपेंडिचर में 23.5%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। एक व्यक्ति अपनी आय का 25% सेव करता है, यानी कि इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो एक्सपेंडिचर कितना, सेव कितना करता है 25%। तो अगर मैं उसकी इनकम 100 मान लूँ, तो उस एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 75 रुपये। उसकी इनकम बढ़ गई है 20, यानी कि 20 रुपीज़ उसकी इनकम इंक्रीज हुई है, 20% मतलब 20 रुपये। फिर भी वह पूर्व के बराबर धनराशि बचाता है, सेविंग में उस पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। सेविंग में जो चेंजिंग हुआ है वो कोई नहीं हुआ है, यानी कि 0% चेंजिंग है। तो टोटल चेंजिंग किस पे हुआ, एक्सपेंडिचर पे हुआ है। तो परसेंट चेंजिंग एक्सपेंडिचर पे हो जाएगा 20/75, ऐड कर देंगे 25 पर 25 600, यानी कि 40/3। तो 3 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा नहीं 80 हो जाएगा ना, 40 नहीं, 3 दूनी है, और 2 बजेगा, 3×6 = 18, 2/। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। गीता अपनी आय का 18.18% बचाती है। जैसे आपने देखा कि 18.18%, यानी कि 18.18%, तो इसको लिखा क्या गया है? आप कहेंगे कि ये लिखा गया 2 इंटू 9.09%। इसका मतलब क्या होता है? आप जानते हैं कि इसका मतलब है 1/11। ये वैल्यू कितनी आ गई? 2/11। तो इनकम उसकी क्या है? 11 यूनिट। सेविंग उसकी क्या है? 2 यूनिट। तो हम जानते हैं इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनकम उसकी 11 यूनिट है, सेविंग उसकी 2 यूनिट है, तो 9 यूनिट वह एक्सपेंडिचर है उसका खर्च कर। उसके व्यय 14 सही 2/7% बढ़ता है। 14 सही 2/7 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/7 होगा, 1/7। ध्यान में रखें कि यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो कटेगा नहीं इनकम से, तो हम क्या करते हैं 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कोई दिक्कत? आप कहेंगे रेशियो में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा अगर सेम टर्म से वो साइड में मल्टीप्लाई करते हैं। वो साइड में मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई परिवर्तन आएगा नहीं। अच्छा, ये व्यय में एक्सपेंडिचर में ये हुआ है ना, तो एक्सपेंडिचर में आय में क्या कर रहा है? आय में 20% की वृद्धि कर रहा है। 20% का मतलब होता है 1/5। 20% का जो वृद्धि है 1/5 है, तो 1/5 अगर इसमें वृद्धि करेगा तो ये हो जाएगा 5 दूना 10 और 5 दूना 10, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2.2 से तो आ जाएगा 15.4। 15.4 और यहाँ पर 1/7 इसका निकालेंगे तो आ जाएगा 9। तो सेविंग में कितना चेंजिंग आएगा? आप कहेंगे 6.4 का चेंजिंग आएगा। लेकिन ध्यान में रखें, यह चेंजिंग कह रहा है उसकी जो बचत है वह 96,000 रुपये वृद्धि हो गई है। कितनी वृद्धि हुई है? 6.4। और 6.4 की यहाँ वैल्यू दिया है 96,000 रुपीज़। तो हमने कहा कि 64 अगर हम तो 96,000 है तो एक जीरो और बता देंगे ताकि पॉइंट यहाँ से रिमूव हो जाए। पॉइंट यहाँ से रिमूव हो जाए। तो 8 से काट लेते हैं तो 8 28 64 और 8 से काटते हैं 1 2, तो 8 से काटेंगे तो आ जाएगा 15 8 120। नहीं नहीं सॉरी, यहाँ ये एक मिस्टेक है, यहाँ 96,000 नहीं है, 9,600 है। 9,600 है, तो यहाँ से एक जीरो ये रिमूव कर दीजिए तो ये आ जाएगा इतना। अब देखिए उसमें पूछा गया है प्रारंभिक इनकम कितनी है। प्रारंभिक इनकम कितनी है इसकी? 77। तो 77 यूनिट की क्या वैल्यू? 15 सत्ते 105, 5 हो गया, 15 सत्ते 105 और 115, 15 और डबल जीरो यहाँ पर लगा दीजिए। 1,15,500 रुपीज़ इसका होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय 87,500 तथा मासिक खर्च 50,000 रुपये है एक व्यक्ति की। तो अगले वर्ष की आय 33% बढ़ जाती है और खर्च 18% बढ़ जाता है, तो बचत में कितने की वृद्धि हो? आप जानते हैं कि इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यही होता है। अब आप कहते हैं 87,500 उसकी इनकम है टोटल, 50,000 उसकी एक्सपेंडिचर है, सेविंग कितनी हो जाएगी? 37,500, यानी कि 37,500। अब इसको थोड़े सिंप्लीफाई कर लीजिए, जीरो से जीरो काट देंगे, जीरो से जीरो यहाँ सब कैंसिल आउट, 2 जीरो, और यहाँ से काटेंगे तो आ जाएगा 35। 8 चौक 32, 35 3 35, ये 35 आ गया और यहाँ आ जाएगा 20 और ये 25 से काटेंगे तो आ जाएगा 12 3 15 और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 7 और 5 चौक 20, 5 तिया 15 और यहाँ पर एक एक जीरो बढ़ा दीजिए, थोड़ी सी सहूलियत हो जाएगी, आसानी हो जाएगी चीज़ों को एलिमिनेट करने में। अब कह रहा है कि उसके अगले वर्ष 33% बढ़ जाता है, यानी कि जो इनकम है वो 33% बढ़ने का मतलब है इसका मल्टीप्लाई करेंगे 33 तो आ जाएगा
33%, तो 3 सत्ते 21, एक और 2 3 सत्ते 21, 21 2 23, 23, तो पॉइंट लगा दीजिए यहाँ बस। और फिर कह रहा है खर्च उसका 18% बढ़ता है, एक्सपेंडिचर जो है 18%, 18 चौक 72, 18 चौक 72, यानी कि 7.2 रुपीज़ उसका एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है। तो यहाँ से घटाएंगे इसको, तो ये आ जाएगा 15.9, 15.9% बढ़ता है क्या उसका सेविंग बढ़ता है। 15.9% जो है उसका सेविंग बढ़ता है। किस पे बढ़ता है आप कहेंगे सेविंग पर, तो परसेंट सेविंग का जो चेंजिंग आया है वो कितना 15 डिवाइडेड बाई 30, 30 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, 1 जीरो काटेंगे 15 और 3 3 का 9, तो पॉइंट यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो आ जाएगा आपका 53% क्या हुआ इंक्रीज हुआ। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, 53%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ए और बी के वेतनों का योग 43,000 है, यानी कि ए प्लस बी का जो इनकम है वो 43,000 रुपीज। ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है, बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है। यदि बचत समान हो तो हमने कहा कि ए का जो वेतन का खर्च है वो 95%, तो इसका मतलब ये कह रहा है कि ए की जो सेविंग होगी वह केवल 5% होगी। ए की जो सेविंग होगी वह केवल और केवल 5%। तो हमने कहा ए का 5% सेविंग, और सेविंग इनकी समान है। बी के वेतन का 80%, यानी कि बी का जो सेविंग है वह 20% होगा, क्योंकि 80% खर्च कर दे रहा है। तो 5 से काटेंगे ए, तो 5 चौक 20, ए बाई बी इज इक्वल टू 4/1। जब इनका सम करेंगे तो आ जाएगा 5 यूनिट। 5 यूनिट रिप्रेजेंट किसको करता है 43,000 को, 43,000 को। अब आपसे पूछा क्या है कि तो ए का वेतन बताना है, ए का वेतन कितने रुपए है। ए का वेतन एक यूनिट हो जाएगा आपका 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40 और 5 छक 30, डबल जीरो बढ़ा दीजिए और 4 से ट्राई कर देंगे, तो 0 0, 4 छक 24 के 4 हाथ लगे 2 और 4 अट्ठे 32, 34, तो ये हो जाएगा आपका 34,400 रुपये। 34,400 रुपये ऑप्शन नंबर का करेक्ट है, 34,400 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है, अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ए की आय बी की आय का 60%। तो हमने कहा कि ए की जो इनकम है, इनकम ऑफ ए एंड इनकम ऑफ बी, बी की इनकम का जो रेशियो है वह 60% का मतलब होता है 3/5, 3/5। अब दूसरे टर्म को देखिए, ए का व्यय बी के व्यय का 70%, यानी कि ए का जो एक्सपेंडिचर है और बी के एक्सपेंडिचर का रेशियो जो है वो आपका 7/10%। ये है ए की आय बी के व्यय का, ए की जो इनकम है वो बी के एक्सपेंडिचर का 75%, यानी 3/4% कर है। अब आप इसको तालमेल बिठाइए। आप ही जानते हैं कि ए इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होती है। अब देखिए, अगर मैं कहूँ ए की इनकम 3 यूनिट है, तो जाहिर सी बात है ए की इनकम 3 यूनिट है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ए की इनकम 3 यूनिट और बी की इनकम 5 यूनिट, क्योंकि यह किससे मैच कर रहा है, बी के एक्सपेंडिचर से। बी का एक्सपेंडिचर कितना बनेगा 4 यूनिट बन जाएगा कि नहीं, आप कहेंगे एकदम बनेगा, और सेविंग उसकी 1 यूनिट बन जाएगी। अब देखिए, तो ए का बी का एक्सपेंडिचर 4 यूनिट, बी का एक्सपेंडिचर अगर 4 यूनिट है, तो मुझे अगर मैं
इस दोनों रेशियो को एक्सपेंडिचर और यहाँ एक्सपेंडिचर सेम कर दूँ तो बात बन जाए। तो मैंने कहा कि यहाँ पर हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर आपने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10, तो ये हो गया 30 और ये हो गया आपका 40। यहाँ हो गया 7 चौक 28, 28 और ये हो गया 40, हो गया। इसका मतलब हम पूरे रेशियो में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक एक जीरो यहाँ पर लगाते रहिए, एक एक जीरो बढ़ा देंगे। अब देखिए बात बन गई। ए का जो इनकम, ए का इनकम कितना बना, नहीं ए का एक्सपेंडिचर, तो ए का एक्सपेंडिचर आपका बन गया 28, तो यहाँ पर 28 फिल कर दे। अब सेविंग कितनी बनी, 2 यूनिट। अब यहाँ पूछा क्या है, ए की जो सेविंग है बी की सेविंग का अनुपात, सेविंग ऑफ ए एंड बी, ए टू बी, तो 2:5 के 2:10 का रेशियो, तो 1:5 का रेशियो आएगा आपका 1:5। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये, सेम उसी पर है, जैसे जैसे लैंग्वेज कहती है उसी तरह से करते रहिए, अपने आप क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। देखिए ए की आय बी की आय का 57 सही 1/7%, 57 सही 1/7% का जो फ्रैक्शन वैल्यू बनता है वह बनेगा 4/7। तो ए की जो इनकम है, ए की जो इनकम है, ए की इनकम बी की इनकम का रेशियो जो है वो 4/7 है, ए 4/7 है, ए की इनकम और बी की इनकम। यहाँ तक तो मामला खत्म। ए की आय बी की बचत का, तो ए की जो इनकम है वो बी की बचत यानी कि बी की सेविंग का 525% अधिक है। 525% का मतलब इसको हम बोलेंगे 625/100, यही तो कहेंगे। 625/100 का मतलब होता है 25/4, 25/4, तो 25/4 यहाँ लिख, जैसे जैसे लैंग्वेज कहती है उसी के अकॉर्डिंग आप डाटा पुट करते हैं। अब देखिए यहाँ से ए की इनकम और बी की जो है सेविंग कोरिलेट हो जाएगी। अब तीसरी लाइन क्या कहता है, ए की सेविंग, ए की जो सेविंग है, बी के एक्सपेंडिचर, बी का एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वह 16 है, 16.66% का मतलब होता है 16 सही 2/3, 16 सही 2/3%। जैसे ही 16 सही 2/3% आप देखेंगे यानी कि ये जान जाएंगे कि इसका जो रेशियो है वह 1/6 का है। 16 छक्का 96, इसका जो परसेंट वैल्यू फ्रैक्शन वैल्यू बनता है 1/6 है, तो 1/6 हमने पुट कर दिया। अब देखिए यहाँ से टर्म को हम कोरिलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि जब हम एक दूसरे का तालमेल बिठाएंगे तो यहाँ पर ए की इनकम है, यहाँ पर ए की इनकम है। अगर मैं इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये हो जाएगा 100/16, और यहाँ पर भी मैं इसको 25 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 100/25 से मल्टीप्लाई करूँगा, 25×7=175, 175 हो जाएगा, 175। तो मैं ये जान रहा हूँ कि इनकम जो मेरी है ए और बी, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यही तो है। अब ए की जो इनकम है वो मैं 100 कर दूं, बी की जो इनकम है 175 होगा, और इनका जब कोरिलेट किया तो ए का इनकम तो है ही, बी की जो सेविंग है वो 16, यहाँ पर 16 रख दिया, तो एक्सपेंडिचर कितना 159। अब हमको ए का इनकम या सेविंग अगर कुछ मिल जाए तो बात बन जाए।
तो देखिए ए का यहाँ पर सेविंग दिया गया है, ए का सेविंग दिया गया है और यहाँ पर बी की भी सेविंग दिया गया है पहले वाले टर्म में। तो हम कहेंगे बी का यहाँ एक्सपेंडिचर भी दिया गया है 6 यूनिट, और 6 यूनिट को आप देखेंगे तो ये कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, 159 को, 159 को। तो इसमें मल्टीप्लाई कितना हुआ, 26.5। तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा 26.5 से, 26.5, यानी कि ए की सेविंग कितनी हो गई, 26.5। तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा इसका, इसमें से घटाएंगे तो 73.5 आपका एक्सपेंडिचर। बस आपका काम खत्म। अब क्वेश्चन बड़े आराम से लग जाएगा। देखिए अब क्या कहता है, ए की बचत, ए की जो सेविंग है, ए की बचत, बी की बचत का अंतर। तो ए की सेविंग और बी की सेविंग का जो अंतर है वह कितना है, आप इसमें से घटाएंगे तो 10.5 है, और ये कितना दिया है, 315। यहाँ से काटे, एक जीरो बढ़ा दीजिए, पॉइंट खत्म, रिमूव हो जाएगा, तो ये 3 बार में कट जाएगा, 3 बार यानी 30 आ जाएगा। अब आपसे पूछा क्या है, ए और बी का औसत आय कितना है। अब औसत आय इन दोनों को जब जोड़ के, एक का आय है 100 यूनिट और बी है 175, तो आ जाएगा 275, 275। तो आप कहेंगे कि 275 तो ए है ही, और मल्टीप्लाई बाई 30 बटे 2, तो 5 से यहाँ से ये काटेंगे तो आ जाएगा 15, 15 पचे 75 के 5 हाथ लगे 7, 15 70 90 सत्ते 5, और 5 करेंगे तो ये आ जाएगा जो 12, और 15 दूना 30, तो ये आपका आ जाएगा 15 दूना 30, यानी कि इससे जोड़ेंगे 41, तो 4125 है कहीं पर, 4125। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4125। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। तो ये आप लगा सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ये डाटा जो होता है इसको मैच कराना होगा। अगर डाटा आपने मैच कराना सीख लिया तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी। अगर एक दूसरे से लिंकअप एक टर्म को करा देंगे तो दूसरा टर्म आराम से आपको लिंकअप मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, दिखने में खूब भारी भरकम है लेकिन ऐसा भारी भरकम है नहीं। पहले देखिए, अंकित अपने वेतन की 29% की बढ़ोतरी प्राप्त होनी थी उसको। इस बार आपकी जो है सैलरी 29% बढ़ा दी जाएगी, ये 29% बढ़ा दी जाएगी। लेकिन जो जब उसकी सैलरी टाइप हो रही थी तो टाइप त्रुटि के कारण उसको गलत तरीके से आंकड़ा फिलअप किया गया और उसकी 29% ना बढ़ा के 57% बढ़ा दी गई। अब लैंग्वेज क्या कहता है कि उसकी सैलरी मान लो 100 थी, बढ़ाना कितना था, 129 करना था, लेकिन जब टाइपिंग मिस्टेक हुई तो 157 रुपया कर दिया गया, 157 किया ना, हाँ 157, 57% बढ़ी तो 157 हो गई। अब देखिए जब 157 हो गई तो नया वेतन उसको मिलने लगा। भाई ज़्यादा वेतन मिलेगा तो कोई कहेगा कि मुझे वेतन नहीं चाहिए, वो लेता रहा है। जब संगठन को अपनी गलती का एहसास होता है तो वह 3 महीने बाद दिए गए अतिरिक्त वेतन को चौथे महीने से काट लेता है, यानी 3 महीने तक तो उसको वेतन मिला, मिलना था कितना 129, मिला कितना 157, कितना अधिक मिला 28, कितने महीने अधिक मिला, आप कहेंगे 3 मंथ, तो ये हो जाएगा 84, यानी कि 84 रुपीज तो वो सब ज्यादा ले लिया। मूल वेतन कितना होना चाहिए था 129, ले लिया कितना 84 अधिक। चौथे महीने क्या किया, चौथे महीने उसका डिडक्शन किया, 4th मंथ में उसका डिडक्शन हुआ, डिडक्शन हुआ, उसका जो डिडक्शन हुआ, कटौती हुई चौथे महीने में, तो 129 रुपये में से 84 रुपया उसका काट लिया गया, तो बचा कितना 45 रुपया दिया गया उसको, और कहा कि वह कटौती के बाद चौथे महीने में जो उसका वेतन मिला उसको 9,000 रुपया मिला, यानी कि 45 रुपया बराबर कितना, 45 यूनिट बराबर 9,000 रुपया।
तो 45 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 200, 1 यूनिट की वैल्यू 200। अब आप कह रहा है वास्तविक वेतन, रियल वेतन क्या था, तो रियल तो 129 रुपया मिलना था, 129। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 9 दूना 18, ये 8 हाथ लगे 1, 12 दूना 24, 25, तो बस जीरो बढ़ा देंगे तो 25,800 रुपया उसको मिलनी थी। है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, 25,800 रुपया इसका करेक्ट आंसर। ये इतना भारी भरकम सवाल दिया गया है, लेकिन ये लैंग्वेज बेस है। अगर लैंग्वेज को देख कर घबराएंगे नहीं तो बड़े आराम से जैसे जैसे स्टेप रहता है क्वेश्चन आराम से करते रहिए, सॉल्व हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें कह रहा है ए की आय बी की तुलना में 60% कम है। जैसे ही आपको कहा कि ए की आय बी की तुलना में 60% कम है तो 60% का फ्रैक्शन वैल्यू आप निकालेंगे। 60% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/5 होता है, ये होगा 3/5। तो नया फ्रैक्शन क्या बनेगा, 2/5 बनेगा कि नहीं, आप कहेंगे एकदम बनेगा। तो ए की इनकम और बी की इनकम का जो रेशियो है वह 2/5 है, कोई दिक्कत, आप कहेंगे एकदम नहीं। अब यहाँ तक हो गया। ए का व्यय बी के व्यय का 60% के बराबर है। तो ए का जो एक्सपेंडिचर है बी के एक्सपेंडिचर का 60%, 60% का मतलब कितना होगा 3/5। अब क्या कर रहा है, ए की आय बी के खर्च के 70% के बराबर है। ए का जो इनकम है बी के खर्च यानी एक्सपेंडिचर के कितने के बराबर है, 7/10 के बराबर। यही तो दिया है, बस सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो डाटा को एक डाटा अटैच करो तो दूसरा डाटा अपने आप अटैच हो जाएगा, बस एक को करना है। अब देखिए, अगर हमने कहा कि ए की इनकम बी की इनकम को हम कोरिलेट करते हैं या ये एक कर दें, चलिए अगर हमने कहा कि यहाँ पर डाटा बढ़ाते हैं, यहाँ पर पहले इसको लिख लेते हैं ए बी और इनकम प्लस एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग ये होती है। अब यहाँ से डाटा फिल कर देंगे। हमने कहा ए की इनकम 70 है, तो हम कहेंगे कि अगर मैं इस 7 है तो मैं अगर 70 बनाऊँ तो 0 0 फिलअप कर दूँ, तो यहाँ पर मैं 35 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा 70, और यहाँ 35 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3 5 15 तो 175, 175 हो जाएगा, 175। बात समझ में आई। अब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ए की इनकम कितनी है 70 यूनिट, ए की इनकम 70 यूनिट और बी की इनकम कितनी है 175 यूनिट, बी का एक्सपेंडिचर कितना है 100 यूनिट, तो सेविंग मैं बता सकता हूँ 75 यूनिट। बस अब देखिए दो डाटा को हमने मैच कर लिया, इतना हमारे पास डाटा मिल गया। अब देखिए ए की एक्सपेंडिचर बी का एक्सपेंडिचर 3/5 है, तो बी का तो भाई एक्सपेंडिचर तो दिया ही गया है, बी का एक्सपेंडिचर तो दिया गया है। 5 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करता है 100 को, 5 यूनिट रिप्रेजेंट करता है 100 को, तो यानी कि मल्टीप्लाई किया गया है 20 से, तो यहाँ पर भी 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 60 हो जाएगा कि नहीं, तो आप कहेंगे कि ये हो जाएगा 60, तो यहाँ पर मैं इसको फिलअप कर दूंगा 60, तो ये हो जाएगा 10, हो गया 60 और 10। अब कह क्या रहा है ए और बी के बचत यानी कि सेविंग का जो रेशियो है, सेविंग ऑफ ए एंड बी, ए और बी के शेविंग का तो 10:75 है, तो 5 दूना 10 और 2:15 है कहीं पर, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर, 2:15 इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ये भी वही है कि डाटा को एक दूसरे से लिंकअप करना है। ए और बी क्रमशः अपनी आय का 60% और 75% खर्च करते हैं। 60% और 75% खर्च करने का मतलब क्या है कि इनकी जो सेविंग है, ए
₹40 बचाता है तो 20 बचाता है ₹75। क्यों ऐसा हमने सेविंग दिया? क्योंकि यहाँ पर ए की जो सेविंग है बी की तुलना में 20% अधिक है, तो डाटा सेम टर्म से ही कोरिलेट किया जाएगा। अगर सेविंग है तो सेविंग से, और एक्सपेंडिचर है तो एक्सपेंडिचर। तो हमने कहा ए के इनकम का, ए के एक्सपेंडिचर नहीं, इनकम का, ए के इनकम का 40% खर्च होता है, और बी के इनकम का, बी के इनकम का 60%, बी के 25% ना, 5%। ये अपनी आय का खर्च करते हैं। तो ए का इनकम बाई बी के इनकम का जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 25/40। अब इन्होंने कहा ए की जो सेविंग है, ए की जो सेविंग है और बी की सेविंग का जो रेशियो है वह कितना है? 6/5 है, क्योंकि 20% अधिक का फ्रैक्शन वैल्यू 6/5 बन जाएगा। तो यहाँ पर 6/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6/5। तो 5 से 5 25 और 5 8 40, 2 से काटेंगे 4, 3/4। अब यहाँ कह रहा है ए की आय बी की आय से कंपेयर किससे करता है? बी की आय बी की इनकम से कितना कम है? आप कहेंगे एक यूनिट, तो परसेंट में 1/4, 1/4 का जो परसेंट वैल्यू होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। रिसु अपनी आय का X% बचाती है, उसकी आय में जो इनकम में 6% इंक्रीज हो जाए और जो एक्सपेंडिचर है वो 20% इंक्रीज हो जाए, और उसकी सेविंग 50% इंक्रीज हो जाए, तो यक्स की वैल्यू आपको बतानी है। आपने अभी सीखा है एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। हमने कहा उसकी एक्सपेंडिचर, उसकी इनकम जो थी वो 100 मान ली, हमने उसकी इनकम को 100 अगर मान लिया तो भी बात बन जाएगी। 100 मानेंगे, इनकम को 100 माना। अब क्या किया कि एक्सपेंडिचर की जो वैल्यू आई, तो हमने कहा कि आय जो सेविंग है उसकी यक्स है जो गिवन है, तो एक्सपेंडिचर कितना होगा? 100 माइनस, यही तो होगा। इन दोनों को जोड़ने के बाद 100 आना चाहिए। हमने डाटा को फुलफिल कर, हमने कहा कि आय 26% बढ़ी, तो 26 का मतलब होता है 26 रुपया। व्यय में 20% की वृद्धि हुई, एक्सपेंडिचर में 20% की वृद्धि, यानी कि 20% का वैल्यू 1/5। तो 1/5 में जब वृद्धि हुई तो 100 माइनस x/1 यानी कि 5 प्लस, अब क्या किया उसकी जो सेविंग है उसमें 50% की, x/2, 50% का मतलब होता है 1/2। अब इनको जोड़ेंगे, इनको सिंप्लीफाई करेंगे, 5 दूना 10 यानी 60 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 2x+5x। तो ये आपका इधर आ जाएगा 60, ये हो जाएगा 3x। तो यहाँ से कटेगा x की 20। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। x की वैल्यू कितनी आ गई? 20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि द इनकम ऑफ अमला इज 20% मोर देन बिमला, यानी कि अमला की जो आय है ये बिमला की आय से 20% अधिक है, यानी कि 6/5। अब कह रहा है कि 20% लेस देन कमला, ये अमला को ही कंपेयर किया जा रहा है। एक बार बिमला से किया गया और एक बार आपका कमला से किया, इससे कमला से किया गया, तो अमला बाई कमला कितना कहा? 20% लेस है,
20% लेस का मतलब 4/5। तो कंपेयर कर सकते हैं, इफ कमला इनकम grows down 4% एंड बिमला goes down 10%। अब ध्यान से देखिए, पहले इसको हम कोरिलेट कर लेते हैं। जब हम एक दूसरे को लिंकअप कर लेंगे तो हमारे लिए डाटा आसान हो जाएगा। अगर हम अमला की आय को सेम कर दें तो अमला की आय में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 12 हो जाएगा, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 हो जाएगा। चलिए, अब हमने कहा कि सभी का रेशियो हमको मिल गया है, अमला, बिमला और कमला। अमला कितने हैं? 12 यूनिट, बिमला 10 यूनिट और कमला है 15। अब कह रहा है कि कमला की आय 4% कम हो जाए। कमला की आय 4% कम का मतलब होता है 96/100। 96/100 तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 15 छक्का 90, 0 9, 15 9 135 यानी 144। तो एक जीरो लग जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ डायरेक्ट 114.4 यानी कि 96%। अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि बिमला की आय 10% बढ़ जाती है। बिमला की आय जब इनकम 10% बढ़ेगी तो ये हो जाएगा 11। नेक्स्ट कहता है कमला की आय बिमला की आय से निकटतम। किससे कंपेयर किया गया? बिमला की आय से कंपेयर किया गया। निकटतम कितने % अधिक है? तो आप कहेंगे 3.4 पॉइंट अधिक है। 3.4 अधिक है, तो परसेंट में हम जब इसको डिफाइन करेंगे 3.4 इंटू 100, तो इसके जीरो को रिमूव कर दीजिए तो यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे 340। 340 तो 11 तिया 33 और एक जीरो बढ़ा देंगे 11 9 99, तो ये लगभग आ जाएगा आपका अप्रोक्स वैल्यू, निकटतम वैल्यू जो है आपकी 31। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आई होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा और चीज़ें आपने बेहतर तरीके से समझे हो। तो बेसिक जो फंडामेंटल है उसको भी ध्यान में रखते हुए जैसे जैसे लैंग्वेज ने कहा उसी तरह से हमने डाटा पुट किया और आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो गए। क्वेश्चन की लैंग्वेज पर अगर आपकी पकड़ है अच्छी, कमांड अच्छी है, तो अर्थमेटिक में आपका प्रॉब्लम सॉल्व जल्दी हो जाएगा और बेहतर तरीके से आप सॉल्व कर सकते। लैंग्वेज बड़ा होने के कारण, जटिल होने के कारण क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन मेथड कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। आई होप कि ये सब चीज़ें आपकी समझ में आई होगी। नेक्स्ट सेशन हम कल करेंगे। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।